Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. This is Yunus Khan with lectures, special lectures of biology. 9th क्लास का पीरियड हम ले रहे हैं. अगर आप लोगों को याद हो तो प्रीवियस वीडियो में हमने ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी स्टार्ट किए हुए थे. यहाँ पे जो है अभी बाकी जो ब्रांचेस, कुछ ब्रांचेस वहाँ पे हो गए थे, कोई 6 ब्रांचेस हमने डिस्कस किए थे और उसका एक्सप्लेनेशन हो गया था. अभी जो है 7वां ब्रांच जो हमारा है दैट इज़ एम्ब्रियोलॉजी, ये स्टार्ट करेंगे. एम्ब्रियोलॉजी हमारा अगर आप देख लें तो इसमें 2 पार्ट्स हैं इस टर्म के, एम्ब्रियो एंड लोगस. एम्ब्रियो तो आप समझते होंगे, एम्ब्रियो, और लोगस मीन स्टडी, द स्टडी. ठीक है, तो एम्ब्रियो असल में वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है जिससे आगे जाके पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है. हमारे पास जो है जब जाइगोट बन जाता है, बनते स्पर्म और एग्स आपस में फ्यूजन करते हैं, रिजल्ट में जाइगोट बनता है, वो डिवीजन करता है तो एक मास ऑफ सेल्स बन जाता है, एक नया स्ट्रक्चर बन जाता है जो कि आगे ऑर्गेनोजेनेसिस के रिज़ल्ट में, मतलब ऑर्गन फॉर्मेशन के रिज़ल्ट में फिर वो पूरा नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है. तो ये पूरा मैं आप लोगों को ये प्रोसेस पूरा ड्रा करता हूँ, लेकिन पहले इसकी डिफिनीशन लिखते हैं. अगर आप देख लें तो इट इज़ सिंपल अल्फाज में इट बिकम स्टडी ऑफ एम्ब्रियो. ये एम्ब्रियो की स्टडी बनती है. और एम्ब्रियो क्या चीज़ है? वो इनिशियल, वो स्टार्टिंग स्ट्रक्चर जिससे पूरा ऑर्गेनिज्म, चाहे प्लांट है तो सीड के अंदर छोटा सा एम्ब्रियो होता है, और अगर एनिमल्स हैं तो मतलब ये बिफोर बर्थ वो स्मॉल स्ट्रक्चर, मास ऑफ सेल्स, चाहे मारूला स्टेज में हो, ब्लास्टूला हो या गेस्टूला, ये फिर 3 टाइप्स है ह्यूमन एम्ब्रियोज के. तो एम्ब्रियो वो छोटा स्ट्रक्चर होता है जिससे आगे ऑर्गन्स जब बनते हैं तो पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है. तो अगर सिंपल अल्फाज में आप देख लें तो इट इज़ द स्टडी ऑफ एम्ब्रियो, इट इज़ द स्टडी ऑफ एम्ब्रियो. लेकिन थोड़ा सा अगर हम ब्रॉड इसको डिफ़ाइन करना चाहें ताकि ये है कि आप लोगों के जहन में आ जाए, सिंपल स्टडी ऑफ एम्ब्रियो तो बस वो एक जुमला है जो याद हो जाएगा, लेकिन कंसेप्ट लाने के लिए, आप लोगों के जहन में बात उतारने के लिए कि ये है क्या चीज़, इस ब्रांच में हम पढ़ते क्या हैं, तो थोड़ा सा ब्रॉडली हमें डिफ़ाइन करना पड़ेगा. और ब्रॉड डिफिनीशन इसकी ये बनती है कि द ब्रांच of biology, the branch of biology that deals with the study of formation and development of embryo into new organism, अच्छा क्या मतलब? देखें, हमने कहा कि इट इज स्टडी ऑफ एम्ब्रियो. अच्छा, एम्ब्रियो की स्टडी हम करेंगे तो इसके साथ तो सारी चीज़ें आएंगी. ये भी आएगा कि ये एम्ब्रियो बनता कैसे है, और ये भी साथ में कि एम्ब्रियो आगे बढ़ के जो है क्या चीज़ बना लेता है. तो यहाँ पे इस डिफिनीशन में ये चीज़ क्लियर हो गई. यहाँ पे ये बायोलॉजी का वो ब्रांच है जिसमें हम एम्ब्रियो का फॉर्मेशन और इसका डेवलपमेंट इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म ये पढ़ते हैं. व्हेन एवर द एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड, किस तरह बनता है, क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, उससे एम्ब्रियो बनता है, ये स्टडी करता है, ये भी एम्ब्रियोलॉजी. और वो एम्ब्रियो फिर बढ़ के वो जब बड़ा हो जाता है उससे क्या चीज़ बनती है, यानी नया ऑर्गेनिज्म बनता है, कैसे बनता है. तो ये सारी चीज़ें जब हम स्टडी करते हैं तो इसको हम कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी. तो मैं थोड़ा सा डायग्राम के ज़रिए ड्रा करना चाहता हूँ, फिर इस लिहाज से हमारे पास एक और डिफिनीशन फिर बनता है जिससे पूरा एक सिंपल अल्फाज में एक पूरा ब्रॉड एक्सप्लेनेशन जहन में आ जाता है. लेकिन उससे पहले थोड़ा आप लोगों को समझाना पड़ेगा, और उसके लिए ये है कि आप लोगों को पता होगा कि जब भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो उसमें 2 चीज़ें हैं, स्पर्म मेल गमीट है और एग फीमेल गमीट है. ये स्पर्म और एग दोनों आपस में फ्यूजन करते हैं, रिजल्ट में एक थिक वॉल स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम कहते हैं जाइगोट. इसे कहते हैं जाइगोट. अब जाइगोट बन गया, ये जाइगोट जो है ये आगे डिवीजन करता है जिसे हम सेगमेंटेशन भी कहते हैं या क्लीवेज भी कहा जाता है. जाइगोट में जब डिवीजन होते हैं, माइटोसिस
वाले डिवीजन होते हैं। माइटोसिस के जरिए डिवाइड होता है, एक दफ़ा डिवाइड होकर 2 सेल बनाता है, फिर 4 बनाता है, फिर 8 बनाता है, इस तरह 16, 32 और एंड सो ऑन। तो एक पूरा मास ऑफ सेल्स बन जाता है आपके साथ, इस तरह एक बॉल ऑफ सेल्स बन जाता है। दिस इज कॉल्ड एज एम्ब्रियो, दिस इज कॉल्ड एज एम्ब्रियो। जायगोट बहुत सारे डिवीजन जिसे हम क्लीवेज कहते हैं या सेगमेंटेशन कहते हैं, सेगमेंटेशन या क्लीवेज के जरिए जायगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो गया, और फिर ये एम्ब्रियो जब डेवलप हो जाता है तो इससे पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। इट बिकम द अ होल ऑर्गेनिज्म। अगर प्लांट है तो पूरा प्लांट बन जाता है, और अगर एनिमल्स है तो उसमें से नया बेबी एनिमल जो है वो बन जाता है। अगर ह्यूमन बींग्स आप लेते हैं तो छोटा सा बच्चा ह्यूमन बींग्स का एक चाइल्ड बन जाता है। अब वो अगर आप देख लें तो इस डिफिनीशन के मुताबिक एम्ब्रियोलॉजी क्या है? इट डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो कैसे बन गया? स्पर्म और एग मिलके जायगोट, जायगोट से फिर एम्ब्रियो, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इनटू ऑर्गेनिज्म। और फिर ये एम्ब्रियो ऑर्गेनिज्म में जब डेवलप होता है तो ये सारा सब कुछ जब हम स्टडी करते हैं इसे हम कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। अब अगर हम देख लें तो थोड़ा सा सिंपली हम इसको डिफाइन क्यों ना करें, थोड़ा सा ये सारा जो है ना किच किच ख़त्म करके जो है ना एक सिंपल डिफिनीशन बनाए जिसमें यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा प्रोसेस आ जाए। तो वो फिर हम क्या करेंगे, उसके लिए एक आसान तरीका ये है कि बजाय इसके कि हम ये कहें कि द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो एंड इट्स डेवलप इनटू ऑर्गेनिज्म, हम ये कहेंगे कि जायगोट को हम फर्टिलाइज एग कहते हैं। देखिए ना, स्पर्म और एग जब फ्यूजन करते हैं जायगोट बनाते हैं, इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो ये फर्टिलाइज्ड एग कहलाता है, क्योंकि एग फर्टिलाइज हो गया तो जायगोट बन गया। ये जायगोट या एग ये जब डेवलप होता है पूरा डेवलपमेंटल स्टेजेस से पास होकर पूरा ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट होता है, ये पूरा प्रोसेस जब हम स्टडी करते हैं तो ये एम्ब्रियोलॉजी कहलाता है। तो दूसरा डिफिनीशन आप ये कर सकते हैं कि द स्टडी ऑफ ऑल developmental stages from a zygote, a fertilized egg, to the formation of new organism, एक जायगोट से लेके या स्पर्म और एग तो मिल गए, अब जायगोट तो बन गया। ये जायगोट यहाँ से लेकर ऑर्गेनिज्म के बनने तक जितने भी डेवलपमेंटल स्टेजेस आते हैं, ये जब हम स्टडी करते हैं तो ये एम्ब्रियोलॉजी कहलाता है। तो ये ब्रांच जो है इसमें हम क्या करते हैं, एम्ब्रियो को स्टडी करते हैं सिंपली। अब एम्ब्रियो बनता कैसे है और ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट कैसे होता है, ये सारी चीज़ें इसमें स्टडी की जाती है। नेक्स्ट जो हमारा ब्रांच है दैट इज़ टेक्सोनोमी। अच्छा, असल में टेक्सोनोमी जो है ये हमारे पास 2 ग्रीक अल्फाज से बना हुआ है, टैक्सिस और नोमस। ये 2 ग्रीक अल्फाज जो हैं, टैक्सिस असल में अरेंजमेंट को कहते हैं, जब हम चीज़ों को एक दूसरे के ऊपर रख देते हैं और अरेंजमेंट इसकी करते हैं, इसको कहते हैं टैक्सिस ग्रीक में, यूनानी ज़ुबान में। और नोमिया लफ्ज़ जो है इसका मतलब ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन आप जिस चीज़ की करते हैं। तो पहले ये मीनिंग लिखते हैं, असल में क्या चीज़ें, ग्रीक वर्ड्स हैं, ग्रीक अल्फाज हैं। क्या क्या? 2 ग्रीक अल्फाज हैं, एक टैक्सिस और दूसरा नोमिया, टैक्सिस एंड नोमिया। टैक्सिस मीन अरेंजमेंट एंड नोमिया मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो जब भी हम अब जाहिरी बात है हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी, तो ये अरेंजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन ये सारा सब कुछ जो भी होगा ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का होगा। तो यहाँ पे जब भी हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं या इसकी अरेंजमेंट करते हैं छोटे छोटे ग्रुप्स में, पहचानने के लिए इसके ग्रुप्स बनाते हैं, इसके क्लासेस बनाते हैं, ठीक है। इसके क्लासिफिकेशन को जब हम स्टडी करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड एज टेक्सोनोमी। तो सिंपल अल्फाज में ये देखें ना, इन दोनों से मुराद बनता है क्लासिफिकेशन। इससे मतलब क्या बनता है, क्लासिफिकेशन। बेसिकली क्लासिफिकेशन कहते हैं किसे हैं, मतलब किसे कहते हैं। क्लासिफिकेशन का मतलब ये है कि ऑर्गेनिज्म को अरेंज किया जाए छोटे छोटे ग्रुप्स में, दैट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। डिफाइन करो, फिर टेक्सोनोमी की डिफिनेशन करते हैं। इट इज द अरेंजमेंट ऑफ
organisms into groups and subgroups on the basis of similarities and differences। कितने ऑर्गेनिज्म सिमिलर है, कितने डिफरेंट हैं, इस बेस पे जब आप ऑर्गेनिज्म को अरेंज करते हैं, यानी जितने ऑर्गेनिज्म एनिमल्स हैं, सारे एनिमल्स तकरीबन एक जैसे हैं, उनको किंगडम एनिमेलिया में रख दें। जितने प्लांट्स हैं वो अलग तरह से एक दूसरे के वो हैं, एक दूसरे के एक जैसे हैं, तो वो सिमिलर हैं, उनको किंगडम प्लांटी में रख दें। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अलग रख दें। तो आप जब फिर इसी तरह किंगडम आप एनिमेलिया को, प्लांटी को छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। तो ये जो अरेंजमेंट है ऑर्गेनिज्म का ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में, इस अरेंजमेंट को हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो ये क्या है, यहाँ पे टैक्सिस अरेंजमेंट को कहते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन नोमिया। तो मतलब ये हुआ कि टेक्सोनोमी का मतलब कोई क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है, कोई बात ऐसी है कि जिसमें आप क्लासिफिकेशन करते हैं। तो जब भी आप ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं, उसको नाम देते हैं और किसी ग्रुप में रखते हैं, दिस इज कॉल्ड एज टेक्सोनोमी। सो इट may be defined as, taxonomy may be defined as the branch of biology that deals with the study of naming and classification of organisms। जब आप ऑर्गेनिज्म को नाम देते हैं, नया ऑर्गेनिज्म डिस्कवर होता है, उसको आप नाम देते हैं और फिर किसी खास ग्रुप में रखते हैं, क्लासिफाई करते हैं। ये किस लिए हम करते हैं, स्टडी को आसान बनाने के लिए ये क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो जब भी आप क्लासिफिकेशन को स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज टेक्सोनोमी। सही है। और क्लासिफिकेशन क्या है, ये डिफिनीशन हमने यहाँ पे किया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास है पैलेंटोलॉजी। अच्छा, पैलेंटोलॉजी, जहाँ तक पैलेंटोलॉजी का ताल्लुक है तो हम अक्सर पढ़ते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हमसे पहले गुजर चुके हैं वो मर के दब जाते हैं ज़मीन में, अर्थ स्ट्रेटा में, और वो गल सड़ के ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन उनके मार्क्स रह जाते हैं, उनके निशानात जो हैं वो रह जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो निशानात रहते हैं इसके और मार्क्स रहते हैं, इन मार्क्स को और इन निशानात को हम कहते हैं फॉसिल्स। चूँकि ओल्ड ऑर्गेनिज्म है, ओल्ड निशानात हैं, उसे कहते हैं फॉसिल्स। यही फॉसिल्स जब हम निकालते हैं और स्टडी करते हैं और फिर डेट आउट करते हैं कि ये मतलब ये है कि फ़लाना ऑर्गेनिज्म का वो है, डेट बैक करते हैं ना इसको, कि मतलब कब ये कितना टाइम हुआ है इसको गुजरे हुए, और इसी तरह किस किस ग्रुप में ये सिमिलरिटी रखता है, किस ग्रुप में हम इसको अरेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से वो क्या है कि ये पूरा सिस्टम जब हम पढ़ते हैं इस फॉसिल्स के मुतालिक, ये कहलाता है पैलेंटोलॉजी। बेसिकली अब ये है क्या, हमारे पास है ग्रीक वर्ड्स पैलेंटोलॉजी में। अगर आप देख लेना पैलेंटोलॉजी में पैलियो, यहाँ तक पैलियो है, और एक यहाँ से यहाँ तक फिर ऑन्टो है, फिर लोगस मीन स्टडी, वो तो आप लोगों को पता है। तो पैलियो एंड ऑन्टो इसका एक वो है, ये दो ग्रीक अल्फाज हैं, दीज आर टू ग्रीक वर्ड्स, ग्रीक हैं, अलग अलग करते हैं क्या क्या, पैलियो और दूसरा है ऑन्टो या ऑन्टस, ऑन्टो और ऑन्टस। इसका मतलब क्या है ग्रीक में, पैलियो मीन्स ओल्ड, एंशंट, ओल्ड, एंशंट, पुराने, मतलब डायनासोर्स के बारे में आपने सुना होगा, बहुत पुराने गुजर चुके हैं, आजकल नहीं है। वो उस वक़्त कैसे मौजूद थे, ख़त्म कैसे हो गए। अच्छा, उनके हमें अगर डेड बॉडीज़ मिल जाते हैं, वो मार्क्स जब हम स्टडी करते हैं, तो ये सारा सब कुछ पैलेंटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, तो वो ओल्ड कहलाता है, और ऑन्टस मीन बीइंग, वेल बीइंग। अच्छा, तो ओल्ड बीइंग्स यानी ओल्ड ऑर्गेनिज्म, पुराने जो गुजर चुके हैं, उनके फॉसिल रिकॉर्ड को जब हम स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज पैलेंटोलॉजी। सो पैलेंटोलॉजी may be defined as the study of fossil records of living organisms। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के फॉसिल रिकॉर्ड को हम पैलेंटोलॉजी कहते हैं। अच्छा, फॉसिल किसे कहते हैं, फॉसिल्स मैंने आपको कहा कि द डेड रिमेन्स ऑफ ओल्ड ऑर्गेनिज्म,
पुराने जो ऑर्गेनिजम्स हैं जो मर चुके हैं उनके जो मार्क्स हमें मिलते हैं अर्थ स्टेटा में, और उससे हम इन ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज फॉसिल। और इसी फॉसिल रिकॉर्ड्स को जब हम स्टडी करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे प्लांट है एनिमल है, इसको जब स्टडी किया जाता है दैट इज़ कॉल्ड एज पैलेंटोलॉजी। अब यहाँ पे बात ये है कि ये जो फॉसिल रिकॉर्ड्स हमें मिलते हैं इधर ये प्लांट्स के होंगे या एनिमल्स के होंगे, तो इसी वजह से पैलेंटोलॉजी हमारे पास फिर दो तरह की बनती है। इसमें एक को हम कहते हैं पैलियोबॉटनी, पैलियोबॉटनी, और इसी तरह दूसरा है पैलियोज़ोलॉजी, पैलियोबॉटनी एंड पैलियोज़ोलॉजी। पैलियोबॉटनी जो है ये प्लांट्स के फॉसिल्स को जब हम स्टडी करते हैं, और एनिमल के फॉसिल को जब हम स्टडी करते हैं वो पैलियोज़ोलॉजी। तो दिस इज व्हाट स्टडी ऑफ प्लांट फॉसिल्स, एंड सिमिलरली पैलियोज़ोलॉजी इज स्टडी ऑफ एनिमल फॉसिल्स। जब एनिमल फॉसिल को आप स्टडी करते हैं ये पैलियोज़ोलॉजी, और प्लांट फॉसिल को आप स्टडी करते हैं तो ये पैलियोबॉटनी कहलाते हैं। ये दोनों पैलेंटोलॉजी के फिर सब ब्रांचेस बनते हैं। और इसी तरह 10वां जो ब्रांच है हमारे पास दैट इज़ एनवायरमेंटल बायोलॉजी, या इसको हम एक और नाम भी देते हैं दैट इज़ इकोलॉजी, और इट में आल्सो बी कॉल्ड एज इकोलॉजी। बेसिकली इकोलॉजी भी एक ग्रीक वर्ड है आइकस, ग्रीक वर्ड है हमारे पास, ग्रीक व्हाट आइकस मीन होम। होम क्या चीज़ है? होम हमारा इर्द गिर्द सराउंडिंग होता है। आप जहाँ रहते हैं आपके सराउंडिंग में जो चीज़ मौजूद है वो आपका घर है, वो आपका होम है, मतलब आपका इन्वायरमेंट। तो होम के साथ और आसानी के लिए लफ्ज़ इन्वायरमेंट लिख लें, इन्वायरमेंट। तो अब हम इसको अगर डिफाइन करना चाहें तो सिंपल अल्फाज में इट इज़ व्हाट, इट इज़ स्टडी ऑफ होम, स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट में क्या होता है, इन्वायरमेंट में लोग रहते हैं, ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, तो वो आपस में भी लेन देन रखते हैं और अपने नॉन लिविंग इन्वायरमेंट के साथ भी लेन देन रखते हैं। कैसे आपस में लेन देन, तो आपको पता है। नॉन लिविंग इन्वायरमेंट के साथ कैसे, सूरज की रोशनी है वो हम यूज़ करते हैं, प्लांट यूज़ करते हैं, उसमें फोटोसिंथेसिस करते हैं। पानी हमें चाहिए है, पानी नॉन लिविंग है, सूरज की रोशनी नॉन लिविंग है। साइल नॉन लिविंग है, लेकिन उससे प्लांट्स क्या करते हैं, वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये सारे नॉन लिविंग पार्ट्स जो हैं इन्वायरमेंट के, वो हम पे असरअंदाज होते हैं और हम उनसे फ़ायदा लेते हैं। कुछ चीज़ें लेते हैं, कुछ देते हैं। यानी हम सांस लेते हैं, सांस के दौरान हम इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का आपस में भी मेल जोल है और नॉन लिविंग इन्वायरमेंट के साथ भी। तो ये वो ब्रांच है इकोलॉजी या इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें ऑर्गेनिज्म के आपस में लेन देन, आपस में इंटरेक्शंस, और इनका फिर नॉन लिविंग इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन जब स्टडी करते हैं, ये इन्वायरमेंटल बायोलॉजी कहलाता है। सो इट मे बी डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप्स between living organisms, and their non-living environment। जब भी ऑर्गेनिज्म आपस में इंटर रिलेशनशिप कायम करते हैं और या अपने नॉन लिविंग इन्वायरमेंट के साथ जो रिलेशनशिप कायम करते हैं, ये जब हम स्टडी करते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज एनवायरमेंटल बायोलॉजी एंड इकोलॉजी। तो मेरे ख्याल में ब्रांचेस में बाकी ये ब्रांचेस आज के लिए काफ़ी हैं। बाकी जो ब्रांचेस रहते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। और इंशाल्लाह आप लोगों से ये वो है कि वीडियो देखते जाएं। उसमें अगर कोई सजेशन है या कोई क्वेश्चन जहन में बन रहा है नीचे कमेंट्स में लिखा करें। मैं कोशिश करूंगा वो कमेंट्स पढूं और उसके जो सही आंसर्स हैं कहीं से ढूंढ के, मुझे आते हैं नहीं आते तो कहीं से ढूंढ के आंसर्स आप लोगों तक पहुंचाऊं। एनी हाउ नेक्स्ट क्लास के लिए तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।